हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सेकंड चैप्टर बहुपद इसकी प्रश्नावली 2.3 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। हमने बताना है कि ये जो बहुपद है इनमें से किसका गुणनखंड ये है। देखो, ये हम करते हैं गुणनखंड प्रमेय से, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो आप। मान लो कि हमारे पास कोई भी इनमें से एक बहुपद है, तो अगर ये x+1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो क्या होगा। फिर गुणनखंड होगा तो ये इस तरह से गुणनखंड बनेंगे ना इसके, चाहे ये हो या फिर ये हो, तो जिसका भी ये गुणनखंड होगा x+1 उसके गुणनखंड बनेंगे। अगर हम इसे 0 रख देते हैं तो क्या होगा इससे, ये 0 होने से सारा का सारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड है, ये गुणा हो रखा है इसके साथ में। यही हम करते हैं, तो हम करते क्या है कि x+1 को हम रख देते हैं 0, फिर हमें मिल जाता है x। और फिर हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू बहुपद में रखते हैं। तो मान लो कि हमने ये वाला करना है हल, तो इसमें हम x की जगह पे -1 रखेंगे और देखेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये जो बहुपद है इसमें x की जगह पे -1 रखने से ये 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड फिर नहीं होगा। तो हमने यही करना है कि इतना तो सबके लिए है, क्योंकि x+1 हमने देखना है कि इन सभी का गुणनखंड किस किस का है, किस किस का नहीं है। तो ये तो सभी के लिए आएगा, फिर x-1 आ जाएगा, फिर एक एक करके सब में हमने चेक करना है ये। ठीक है ना, आप समझ गए बात। और जो हम प्रमेय यूज कर रहे हैं उसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। पहला पार्ट है, देखो हम लिखेंगे यहां पे माना और फिर इसको px करके लिख देंगे। देखो क्वेश्चन में px नहीं लिखा है इसलिए हमने यहां पे लिखा है माना। अगर क्वेश्चन में ही px लिखा होता तो हम ये माना जो लिखा है वो नहीं लिखते। ठीक है, तो हमने ये बहुपद लिख दिया है। अब x+1 को हम 0 रखेंगे, इससे हमें x मिल जाएगा -1। ठीक है, और अब ये हम इसमें रखेंगे, x की जगह पे -1। तो ये तो -1 हुआ, -1 का क्यूब -1 होता है, और -1 की घात 2 प्लस में 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस की घात जब भी सम संख्या होती है तो ये +1 होता है, और माइनस की घात जब भी विषम संख्या होती है तो ये -1 होता है। तो ये विषम संख्या है, -1 आएगा, ये सम संख्या है 1 +1 आएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो प्लस माइनस कट जाता है, +1 -1 कट गया, यहाँ पे भी मैं ये -1 +1 कट गया और ये 0 आ गया। ओके, ये 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर -1 रखने से यहाँ पर ये 0 आ जाता है तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी ये गुणनखंड है। ओके, अब इसको आगे हम कैसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे वो आप देखिए। तो हम लिखेंगे आगे कि चूंकि p-1 बराबर 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। और ये हमारा कंप्लीट परफेक्ट सॉल्यूशन है। आपने यही करना है, ऐसे ही फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। समझ आ गया? ओके, सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट क्या है, x4 x3 x2 x। ओके, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास px क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, हम अगर अपनी तरफ से अगर लिखें तो माना हमें लिखना चाहिए। तो माना px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 x² प्लस x प्लस 1। ठीक, यह है पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे हम, अब x+1 को हम रखेंगे 0, इससे क्या होगा, x मिल जाएगा हमें -1। तो अब x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये होगा -1 की घात 4
-1 प्लस 0, ठीक है। -1 की घात यहाँ पर 4 है, सम संख्या है तो ये प्लस में आता है, +1 हो जाएगा। ये विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा। ये भी सम संख्या है, +1 होगा। ये प्लस माइनस का माइनस और ये +1। यहाँ पे आप देखें, एक से कट गया, ये एक से एक कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं और ये 1 आएगा। तो हम ये लिखेंगे ये 1 है। अब ध्यान रखना 0 नहीं है, तो चूंकि p-1 0 नहीं है, इसीलिए x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा कि गुणनखंड प्रमेय से x+1 इसका यानी जो बहुपद हमारे पास दिया है उसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको px करके लिख देंगे। तो माना px बराबर x4 प्लस 3x³ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर वही प्रक्रिया कि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे हम। इससे x आ जाएगा क्या, -1। और अब हम इस बहुपद में, यहां पर जो बहुपद है उसमें x की जगह पे -1 रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां -1। -1 की घात 4 ये +1 होता है, -1 की घात 3 ये -1 है, ये भी +1 है तो उसको रहने देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। -1 +1। अब यहाँ पर देखो ये है 1, 3 कम 3, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 है, -1 +1। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया है, 1 से कट गया है। प्लस माइनस में जब सेम चीज़ें होती हैं कट जाती हैं, और ये 1 आ चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0 नहीं है। तो चूंकि p-1 0 नहीं है, इसीलिए जो x प्लस 1 है वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और हमारे पास एक फोर्थ पार्ट है। हमेशा की तरह इसको हम px ले लेते हैं। माना x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है। अब हमने पता करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को हम 0 रख देंगे। देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर हर एक पार्ट में आप ये क्यों लिख रहे हैं, एक बारी ये रख के सारे पार्ट एक एक करके आप डायरेक्ट निकाल दो। लेकिन देखो मैं हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, कंप्लीट तरीके से, ठीक है ना। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, मैं सबसे पहले शुरू में ही यहाँ पर अलग से x प्लस 1 0 लेके x बराबर -1 लिख के और फिर हर एक में डायरेक्ट पुट कर करके हम चलते, और फिर लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आ जाता, और फिर प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं शायद आपको इसमें प्रॉब्लम होती। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक पार्ट आपके पास एग्जाम में आ गया तो आप किस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैं प्रॉपर डिटेल में हर एक पार्ट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा -1, और अब हम x को यहाँ पुट करेंगे px में। तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 की घात 3 -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2। तो ये -1 हुआ, ये +1 हुआ और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 1 का मल्टीप्लाई होकर ये सेम ही चीज़ आ जाएगा, और ये +√2। ओके, -2 +2 +√2 +√2। तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, और ये 2√2 आ गया है, और अभी भी ये 0 नहीं है। तो सिंस
p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल स्टेटमेंट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो ये वाला यहाँ पर बहुपद है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने गुणनखंड प्रमेय से हल करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसको जीरो रखेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे और देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बहुपद का मान जीरो आता है तो गुणनखंड है, और अगर जीरो नहीं आता है तो फिर गुणनखंड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है जो बहुपद है पी एक्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और जी एक्स है एक्स प्लस वन। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन जो जी एक्स है इसको जीरो रखेंगे। तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो रखने पर तो यहां से हमें मिलेगा x। ओके, और अब क्या करना है, इसे इसमें पुट करना है। तो x की जगह पे यहां पे जो बहुपद है माइनस वन पुट करेंगे हम, तो क्या होगा, टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। समझ गए, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, ये प्लस वन होता है, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस वन। इसमें ये करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये इस तरह से ये हो गया है। प्लस माइनस और प्लस में अगर सेम चीज़ें हो कट जाती हैं, और वैसे ही ये है तो ये आ चुका है ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद कि चूंकि p माइनस वन ज़ीरो है तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स है ना, x प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। समझ गए आप, परफेक्ट सॉल्यूशन है, पूरे नंबर मिलेंगे। सेकेंड पार्ट इसका है, तो फिर वही प्रक्रिया कि जी एक्स एक्स प्लस टू इसको हम ज़ीरो रखेंगे, तो x प्लस टू को ज़ीरो रखने पर तो इससे क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा माइनस टू। अब हमने इसे यहाँ पुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, p माइनस टू, ये माइनस टू का क्यूब माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ माइनस एट, ये हुआ फोर माइनस सिक्स प्लस वन, तो माइनस एट, ये चार तियां बारह, और ये देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है, प्लस प्लस के हम अलग करते हैं सॉल्व, तो ये 12 और एक 13 हो गया, और माइनस माइनस के अलग, तो 8 और 6 14, ये आया है माइनस वन, और ये ज़ीरो नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि p माइनस टू ये ज़ीरो नहीं है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से जो जी एक्स है, क्या था जी एक्स, एक्स प्लस टू, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पी एक्स बराबर ये पूरा बहुपद लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ये बहुपद, इसको हमने पी एक्स नाम दिया है, क्वेश्चन में ही है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको सीधा पी एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये नहीं भी लिखना है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, तो भी चल जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना, बट ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट फॉर्म है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तीसरा पार्ट है सेम तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर हमने पहला स्टेप वही है कि जो अपना जी एक्स है ये, इसको ज़ीरो रखने पर
तो इससे हमें क्या मिलेगा, x3 मिल जाएगा, तीनों तरफ जाएगा, x3 आ गया है। अब इसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी घात 3 माइनस 4x² प्लस 3 प्लस 6। x की जगह पे 3 पुट किया हमने, ये 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर, ये सब ठीक है, परफेक्ट। 3 का क्यूब होता है, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। ये हुआ 3 तिया 9, 9 चौको 36, ठीक है, प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस प्लस के यहाँ पे ये 3 है तो 27 3 30 6 36, माइनस का ये 36 है अकेला, और ये 0 आ चुका है। तो चूंकि P3 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से जो gx है x-3, ये px का गुणनखंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड हो। यानी देखो, आप देख रहे हैं हर एक पार्ट में k है यहाँ पे, ठीक। तो अगर x-1 इन सभी का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी गुणनखंड प्रमेय से होगा। तो हमने क्या करना है, x-1 को 0 रखेंगे तो उससे x क्या मिलेगा, x1 मिलेगा ना। फिर वो यहां रखना है, इसको 0 रख देना है और k आ जाएगा। सब में ऐसे करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं इसका चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर हमारे पास जो बहुपद है px x² प्लस x प्लस k। ओके, अच्छा, अब हमने यहां पर x-1 को 0 रखना है। वही प्रोसेस है जैसा हम करते आ रहे हैं पहले 2 क्वेश्चंस में। तो यहां से हमें x बराबर 1 मिल जाएगा और अब वो इसमें रखेंगे हम। तो P1 क्या होगा, 1² प्लस 1 प्लस k। तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस k। ओके, तो गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से अगर x-1 px का गुणनखंड है तो ये 0 होना चाहिए। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे पहले। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x-1, यानी ये जो क्वेश्चन में ये लिखा है, इस px का गुणनखंड है तो फिर p1 यानी जो हमने ये निकाला है यहां पे, ये 0 होना चाहिए। यही गुणनखंड प्रमेय है, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि जो गुणनखंड है उसको 0 रखो, जो x आएगा, जैसे इसको 0 रख के x1 आया ना, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं जैसा हमने किया है ये, और उसके बाद ये आया, तो ये 0 आना चाहिए, यही गुणनखंड प्रमेय है। तो वही मैंने लिखा है कि ये 0 होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ध्यान इस पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए 2 प्लस k बराबर 0 और k यहाँ पर आ जाएगा -2 और ये हमारा आंसर है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं पे इसको 0 पुट कर देते हैं और k बराबर लिख देते हैं -2। कर सकते हैं पर ये प्रॉपर तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि एक आध नंबर आपका कट जाए क्योंकि प्रॉपर तरीका ये है लिखने का। तो बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स को भी देखोगे इस तरह से लिखते हुए, लेकिन ऐसा आप मत करना। पहले कारण हमें पता होना चाहिए ना कि हम इसको 0 क्यों रख रहे हैं। तो वो यहां पर इसका कारण मैंने लिखा है कि अगर गुणनखंड है तो ये 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 0 रखा है और अभी इसका मान आ चुका है। तो हर एक पार्ट में हम इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीका है ये करने का। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो px है 2x² प्लस kx प्लस √2। तो यहाँ पे हम x-1 को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 1। और अब क्या करना है,
इसमें रखना है, ये इसमें जो ये बहुपद है। तो P1 क्या होगा, 2x की जगह पे 1 रखना है और ये आ जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये k आ जाएगा और ये √2 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको एकदम से ज़ीरो नहीं रखना है, पहले हमने कारण लिखना है कि हम इसको ज़ीरो क्यों रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो फिर क्या होगा, P1 0 होगा। तो हम इसीलिए 2 प्लस के प्लस √2 ये 0 होगा, तो k हो जाएगा, ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो -2 माइनस √2, या तो ये लिखो या माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस √2 इस तरह से लिख दो और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो बहुपद है px kx² माइनस √2x प्लस 1, और यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे क्योंकि वही गुणनखंड है, ये कहा गया है। तो x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर x आ चुका है 1, और अब क्या करना है, इसमें 1 की जगह पर x की जगह पे 1 रखना है। तो P1 हो जाएगा k, x की जगह पे 1 रखना है, √2 और ये, तो ये हुआ k माइनस √2 प्लस 1। ठीक है इतना, और फिर वही हमने इसको 0 रखना है, लेकिन पहले कारण लिखेंगे कि इसको 0 हमने क्यों रखना है। तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, तो यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो क्या होगा, P1 0 होगा। तो इसीलिए k माइनस √2 प्लस 1 ये भी 0 होगा, और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k बराबर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन भी। और अब है फोर्थ पार्ट, सेम प्रोसेस। पहले बहुपद लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, kx² माइनस 3x प्लस k, और हम वही लिखेंगे कि x माइनस 1 0 रखने पर तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा 1, और ये हम पुट करेंगे इसमें, तो P1 हो जाएगा k 1² माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक 1² 1 होता है तो ये हो जाएगा k माइनस 3, और ये भी k है, k प्लस k हो गया 2k माइनस 3। अब इसे हमने 0 रखना है, लेकिन उससे पहले हमने कारण लिखना है कि 0 हम इसको क्यों लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो क्या होगा, P1 0 हो जाएगा, और P1 अगर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 है क्या, 2k माइनस 3, ये हो जाएगा 0, 2k 3 हुआ, और k आ जाएगा 3/2, और ये हमारा आंसर है। प्रॉपर वे ये है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। और अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसके 4 पार्ट हैं, और हमने यहाँ पर ये जो बहुपद दिए हैं इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड एक ऐसा विषय है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूजन उन्हें होती है। इस क्वेश्चन में आप एक बहुत शानदार चीज़ सीखेंगे,
वो है कि जब हमारे पास द्विघात बहुपद होते हैं, देखो ये द्विघात बहुपद है ना, इसमें घात 2 है, सभी में आप देखोगे घात 2 है। और ये किस तरह से हैं, जैसे घात 2 है यानी x का स्क्वायर है, फिर x है, फिर अचर पद है, ऐसे सभी में है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी जो बीच वाला टर्म, मिडिल वाला जो टर्म है, बीच वाला जो ये पद है, इसका विभाजन करते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको ये विधि नहीं आती है, आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझाऊंगा कि इस विधि से गुणनखंड हम कैसे करें। और गुणनखंड आपको जानना, आपको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गुणनखंड अच्छे से आते हैं तो गणित को लेकर आपकी बहुत सारी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गुणनखंड पर बनते हैं। खैर, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है क्या। दोस्तों, अगर आपको ये विधि पहले से आती है या आप जानने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, तो फिर आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और सीधे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी मध्य पद विभाजन विधि ये है क्या, कैसे द्विघात समीकरणों के हम गुणनखंड करते हैं, तो फिर आप इसको देखिए और समझिए। तो होता क्या है कि जो ये मध्य पद है, बीच वाला पद है, जो x वाला पद होता है, हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं दो पदों में। उससे क्या होता है, अभी 3 पद है ना, 1 2 3, बाद में ये 4 पद हो जाते हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे 2 पदों में तो फिर ये 4 हो जाएंगे ना, तो फिर तब 2 2 करके हम जोड़े बना के फिर आगे करते हैं। आगे बड़ा आसान है, मेन होता है इसको तोड़ना, कैसे तोड़े, तो यही मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है कि आपके पास क्वेश्चंस 2 तरह से आते हैं। एक ऐसे, अब देखो, एक मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने 5x + 6। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लगा होता है। तो कुछ नहीं लगा है यानी 1 समझ लो, ठीक है। तो एक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लगा होगा। तो जैसे ये सारे ही ऐसे हैं जिनमें x स्क्वायर के साथ में नंबर लिखे हैं, नंबर लगे हुए हैं। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, एक स्टेप इसमें अलग बन जाता है। तो उसके लिए इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप बस इसमें एक्स्ट्रा है। मैं आपको फिलहाल ये जो रूल है मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम करते क्या हैं, आप सुनिए ध्यान से बात है। यहां पे हमारे पास क्या है, ये लास्ट में अचर पद है। ये जो अचर पद है, इस अचर पद को हम ऐसा तोड़ते हैं, ऐसे इसके गुणनखंड करते हैं, जिसको प्लस करके, ये चिन्ह बहुत ज़रूरी है, ये चिन्ह बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसको प्लस करके 5 आए। अगर ये माइनस होता तो माइनस करके 5 आना पड़ता। जैसे हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन में, अगर मान लो, देखो प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, तो इस अवस्था में हम 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको घटा के माइनस करके 5 आना चाहिए। और इस अवस्था में क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके 5 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 × 3। क्यों? क्योंकि 2, देखो इसके गुणनखंड ये हो गए हैं, यानी इसको गुणा करके ये आ रहा है। लेकिन अगर आप जोड़ते हैं इसे तो 5 आएगा, यानी ये हमने सही किया है इसका। यहां पे 2 × 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर जोड़ के नहीं आना चाहिए 5, यहां पे घटा के 5 आना चाहिए। तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा ना, तो यहां पर ये गलत है। तो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये होगा 6 × 1। 6 में से 1 गया, क्योंकि अब घटाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। जैसे मैंने कहा ये चिन्ह बहुत ज़रूरी होता है, तो घटा के 5 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो, तो यहाँ पे माइनस हो तो माइनस करके ये आना चाहिए, और प्लस हो तो प्लस करके आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल ये 2 और 3 इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 और नहीं, ये इसको हमने 6 कम 6 किया था, ऐसे इसको ऐसे ब्रेक किया हमने। ध्यान रखना, ये जो हम ऐसे तोड़ते हैं तो गुणा करके ये आना चाहिए, और जो ये चिन्ह है उसके बाद ये आना चाहिए, यानी गुणा करके 6 जोड़ के 5, गुणा करके 6 घटा के 5। समझ गए ना? अब देखो आगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर।
माइनस आएगा क्योंकि माइनस से माइनस आएगा। और हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले लिखना। आप कभी गलती, देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो तरीका फॉलो करोगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो आप वही तरीका फॉलो करें, मतलब प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे दोनों 2 और 3 हैं तो बड़ा नंबर पहले लिखो, सही रहेगा, गलती के चांसेस कम होंगे फिर। तो यहाँ पर और फिर -2x आएगा और ये +6 एज इट इज़ जैसा है वैसा आ गया। तो हमने क्या किया कि जो बीच में ये है इसको हमने विभाजित कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि। तो हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया है। आई बात समझ में? यहाँ पे थोड़ा विचार करना है आपको कि -3 और -2 -5 होता है, क्योंकि एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ के 5 आएगा। ऐसे मत कर देना, क्योंकि ऐसे में तो फिर -3 + 2 हो जाएगा ना, घट जाएगा वो तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही रखना है हमने। तो हमने इसको ऐसे किया है ब्रेक। समझ आ गया? यहाँ पे चिन्ह की गलती मत करना, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जोड़े बनाएंगे, हमेशा ऐसे ही सब में जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े, ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप ये बना और एक ये। अब पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? पहले वाले ग्रुप में दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है ना। तो इसमें दोनों में x है, तो x ले लिया। 2x में से एक x बाहर आएगा तो एक अंदर बचेगा, और इसमें से जब x बाहर आएगा तो -3 बचेगा। हो गया। अब इस पे आ जाओ, माइनस दिख रहा है ना, सीधे लिख दो माइनस, यानी पक्का माइनस आएगा। इनमें क्या कॉमन है? तो आप देख सकते हैं 2 से दोनों कट जाते हैं, तो 2 दोनों से कॉमन है। यहाँ तो 2x में से ये 2 बाहर आ गया, x बचा। अच्छा ध्यान रखना, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस था ना, तो ये प्लस हो गया अब, और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 बाहर आए, 3 बचा। ध्यान रखना 4 मत लिख देना, गुणा करके ये आना चाहिए, ठीक है। तो 6 में 2 बाहर आ गया, तो 2 3 6, इसलिए 3 यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पे x -3 ये भी है और ये भी है, तो अगर ये एक जैसे आ जाए तो समझ जाना कि आप ठीक ठाक कर रहे हो। तो x -3 यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में से देखो x यहाँ बचा और -2 यहाँ बचा, ये लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पर x², अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 कम 6 हुआ, 6 कम 6 और 6 में से 1 गया 5, तो माइनस ये चिन्ह है, ये आएगा 6x, और साथ में 1x आना चाहिए। लेकिन बताओ यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा? यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, घट जाएगा। 6 में से 1 गया, 5 आता है ना, घटा के 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत होंगे फिर, क्योंकि अगर आपने एक जैसे चिन्ह कर दिए तो -6 -1 -7 हो जाएगा वो। अब ये सही है, ओके। 1 हम लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर वैसे नहीं लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। इन दोनों में से x कॉमन है, साफ दिख रहा है, अंदर x -6 बचा, x 2x में से 1 बाहर आया, 1 अंदर बचा, फिर माइनस आया, 6x में से x बाहर आ गया, 6 बच गया है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन आता है। अब देखो दोनों x -6 यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो वो कॉमन ले लो जो दोनों में है। यहाँ से क्या बचा? x बचा, क्योंकि x -6 हमने यहाँ बाहर ले लिया है। फिर यहाँ x -6 अलग से आ गया, तो क्या बचा? +1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा कष्ट अगर होगा तो चिन्ह में होगा, क्योंकि अब आपको ये तो आ गया है कि कैसे तोड़ना है हमें, लेकिन यहाँ पर कहाँ प्लस करो, कहाँ माइनस लगाओ, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जो ये चिन्ह है वो तो यहीं पे लगेगा। पहले ध्यान रखना, बड़ी संख्या पहले लिखना, ठीक है ना, कि आप गलती नहीं करोगे। तो 6 और 1 में से 6 पहले लिख दो, जो ये चिन्ह है वो यहाँ पे लिख दो। लेकिन एक मैं आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसको आप ध्यान में रखना। आप मुझे देखो, जब हमने इसका मध्य पद विभाजित कर दिया है तो हमें ये मिला ना, ये वाला स्टेप मिला हमें,
यहाँ पे मध्य पद विभाजित करने के बाद हमें ये वाला स्टेप मिला। अब इसमें इस स्टेप में और जो यहाँ पर है इन दोनों को ध्यान से देखो। जब भी हमारे पास ये स्टेप होगा, देखो पहला वाला तो प्लस से साफ दिख रहा है, पहला वाला हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। नहीं प्लस होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, वो अलग कहानी है, वो बहुत डिटेल वाली बात है फिर कभी, लेकिन अक्सर आपको प्लस मिलेगा। नहीं प्लस मिलेगा तो माइनस मिलेगा तो पूरे से ही कॉमन ले लो, ठीक है, फिर आप आराम से करते रहना। खैर, तो यहाँ पहले प्लस है, यहाँ पहले प्लस है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा या तो चारों प्लस होंगे या फिर दो प्लस होंगे और दो माइनस होंगे। वो चाहे ऐसे हों, वो चाहे ऐसे हों, या फिर वो चाहे तो ऐसे हों। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला तो प्लस है और बाकी तीन माइनस है, या फिर ये पहले तीन प्लस हैं बाकी एक माइनस है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक माइनस और तीन प्लस हो या फिर एक प्लस और तीन माइनस हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है यानी आप गलत कर रहे हो, पक्की बात है ये, तो इस बात का ध्यान रखना आप। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि हो सकता था कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते, तो फिर यहाँ पे विचार करो आप कि यार यहाँ पे तो एक प्लस है, तीन माइनस के हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब शायद मतलब इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो दो प्लस है दो माइनस है, यानी ठीक ठाक होगा ये, इस तरह से देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो दो प्लस है दो माइनस है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा आपको। बात समझ आ गई? ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक नियम बता दिए हैं गुणनखंड के। ध्यान रखना अभी इसका थोड़ा हटके अलग से है क्योंकि इसमें आगे एक नंबर आ गया है, लेकिन 90% जो आपने किया बिल्कुल वही है, तो ये ध्यान में रखना। और फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि यही जो मेथड मैंने आपको बताया है वो इसमें भी अब लागू होगा। तो अब हम इनको करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x+1। देखो मैंने क्या कहा था कि केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी सब वैसे ही जैसा आपने पीछे सीखा। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई संख्या लिखी हो, इसका और लास्ट वाले का आपस में गुणा हो जाता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर 12 और 1 का गुणा हो जाएगा, 12 × 12, इसका और इसका गुणा होगा तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 6 का गुणा होगा, 6 6 के 36। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा होगा, 2 3 6। यहाँ पे 3 और 4 का गुणा होगा, 3 6 को 12। तो क्या है, x² के साथ में जो है उसका लास्ट वाले का गुणा होगा, सिंपल है। तो क्या हो गया, गुणा हो गया, 12 आ गया ना, बस। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो, बाकी सब कहानी वैसी ही है जो यहाँ पे आया, उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के ये आए। तो क्या होगा, प्लस करके ये आना चाहिए। तो सोचो सोचो क्या होगा, 12 के करो गुणनखंड, 4 तियां 12 है ना, 4 तियां 12। तो गुणा करके तो ये आना चाहिए और जोड़ के ये आना चाहिए, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चिन्ह है। तो ये हो गया है, तो यहाँ पर 4 और 3 याद रखना, ठीक है। यानी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 × 12 और ये हो गया 4 तियां 12। तो ये पहला ये एज इट इज़ आया। 7x को हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 4, क्योंकि 4 और 3 है ना, 4x - 3x, और ये लास्ट +1 मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना -7 है ये। तो जोड़ के आना चाहिए बीच वाला। तो पहली बात हुई कि इनके चिन्ह एक जैसे होंगे। अगर आप गलती से ये ऐसा कर भी देते हो तो सोचो मैंने क्या बात कही थी कि 3 तो यहाँ पे हो गए प्लस के और 1 माइनस का हो गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। माइनस होंगे तो कम से कम यहाँ पे, मतलब कम से कम क्या, 2 माइनस के होंगे, है ना, या तो सारे प्लस होंगे और माइनस के होंगे 2 होंगे, अकेला माइनस नहीं मिलेगा। यानी समझ जाना कि कुछ चिन्ह में आप गड़बड़ कर रहे हो। अब सही है, तो यहाँ पे -7 होता है, -4 -3, इतना समझ आ गया।
अब यहाँ पे वही है, ये वाला एक अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप में क्या कॉमन है दोनों में से? क्या है जो दोनों को भाग दे सकता है? 4 साफ दिख रहा है, 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और x तो दोनों में है ही। 12 में से 4 बाहर गया तो 3 बचा अंदर, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, ठीक है। 8 मत लिख देना कि भाई 12 में से 4 घटाओ, नहीं, भाग देना होता है। तो 4 दिया 12, 2x में से 1x बाहर गया, एक से एक अंदर बच गया। 4x में से पूरा 4x बाहर आ गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब ये है, अब जैसे मैंने कहा था इसके बाद माइनस आएगा तो तुरंत माइनस तो लिख ही देना है। दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लो, ये बचा 3x, प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बच जाएगा, सीधी बात है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब आपको जैसे ही ये इन पे नज़र पड़ती है और आपको ये एक जैसे दिखते हैं तो आपको सुकून वाली सांस लेनी चाहिए, चैन वाली, कि अच्छा चलो एक जैसे आ गए हैं, यानी सब ठीक ठाक हो रहा है। तो 3x - 1 ये हो गया दोनों में से बाहर, क्योंकि एक जैसे हैं तो हम उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ से ये बचा और यहाँ ये बचा और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? ये मिटा दो यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट, 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका गुणा करना है। क्या होगा इनका गुणा करके? 2 तियां 6, ठीक। अच्छा, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि क्या करके आना चाहिए, बीच वाला प्लस करके, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इस चिन्ह की अहमियत, इस चिन्ह का क्या रोल है। तो यहाँ पर 6 जो है उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 7 आए, तो 6 × 6, सिंपल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यानी ये होगा 2x² प्लस, ध्यान रखना 6 × 6, 6 और 1 तो 6x हुआ, और 1x, और ये 3 हमने लिख दिया। ध्यान रखना 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 है, और नहीं लिखना तो और भी अच्छी बात होती, 1 ऐसा लिखते नहीं है। अब दोनों में से क्या कॉमन है, तो साफ दिख रहा है कि दोनों में 2 से तो कट जाएगा, तो 2 तो पक्का कॉमन है, और दोनों में x है। अब इसमें से 2x बाहर आए तो 1x अंदर बचा, अब प्लस है, और 6 में से 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 3, क्योंकि 2 तियां 6, x तो बाहर ले लिया हमने। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, और अंदर यहाँ x बचा +3। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे x + 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, ओके। दोनों में से आप देख सकते हैं अब क्या कॉमन है, x + 3 दोनों में है, 2x यहाँ से बचा, +1 यहाँ से बचा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो वही प्रक्रिया कि इसका और इसका पहले आपस में गुणा करना है, गुणा करके ये आएगा 6 × 6 = 36। अब 36 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो, यानी इसके गुणनखंड इस प्रकार से करो कि घटा के, ध्यान रखना मैंने कहा था ना ये चिन्ह ज़रूरी है, तो कि घटा के 5 आए, तो क्या होगा, 9 × 36, है ना। 9 × 36 यानी गुणा करके ये आना चाहिए और घटा कर ये आना चाहिए, और 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, यानी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर +5 + 9 - 4 + 5 होता है, -6 तो जैसा है वैसा आ गया, और दूसरा आप देखोगे तो इसमें 2 माइनस है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि 2 माइनस हों बिल्कुल सही है, 3 माइनस नहीं होने चाहिए, या एक सिंगल माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हमने कॉमन देखना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 तो दोनों में से कॉमन है, और साथ में x है,
6 में से 3 बाहर आ गया, 2 बचेगा, और 2x में से 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बचेगा। 9x में से 3x बाहर आ गया तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें -4 -6 दोनों में से -2 कॉमन है, बिल्कुल दोनों को काट सकता है। और माइनस ये, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, और ये 2 लिखा, और अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 अंदर बचेगा, और ये तो x बचेगा, और ये माइनस बाहर आ गया, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस का आई मीन टू से चिन्ह बदल जाता है। तो 6 पहले माइनस का था तो प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता है, ये सीन होता है। ठीक है, नहीं 6 कहाँ से आएगा, 3 आएगा, 2 3 6, और ये एक जैसे हैं। अब देखो ना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि अरे ये तो 2x + 3 है, तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, तब पता चला अरे यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था, क्योंकि 6 में से 2 बाहर आ गया है तो 3 बचेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, ये एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। तो ये 2x + 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3x यहाँ से बचा, और -2 ये है, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है 4th पार्ट, 3x² - x - 4। पहला स्टेप क्या है, इनका आपस में गुणा करना है, 3 चौको 12 है ना। 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको क्या करके, घटा के 1 आना चाहिए। क्या होगा ऐसा, क्या 6 कम 6, क्या 6 दूने 12 से काम बनेगा, नहीं, घटा के 4 आ रहा है, 4 3 12, अब घटा के 1 आ रहा है, तो 4 और 3 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही है, बीच वाले को अपन में स्प्लिट करना है। तो ये माइनस है तो ये माइनस पक्का आता है, 4 है, बड़ा नंबर पहले लिखो जैसे मैं कहता हूँ, और यहाँ पर आएगा +3, क्योंकि -4 + 3 होता है -1। वैसे भी आप देखो, अब यहाँ पे माइनस का ये और ये भी माइनस का, अगर आप यहाँ पर ये माइनस कर देते तो आपको सोचना चाहिए था कि अरे मैंने 3 माइनस कर दिए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो और वैसे भी -4 + 3 -1 होता है। अब यहाँ पे दोनों में से x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचा ये -4। इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो फिर 1 कॉमन ले लो। अब 3x - 4 ये भी है, ये भी है, यानी हम ठीक कर रहे हैं। तो 3x - 4 जो दोनों में है वो बाहर ले लो, यहाँ से बचा x और यहाँ बचा +1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड कैसे करें आपको आ चुका होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अपने सामने आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बहुपद दिए हैं और हमने गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये चारों बहुपद त्रिघात बहुपद हैं, क्योंकि यहां पर आप घात देखो क्या है, 3 घात है सभी की, है ना। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो द्विघात बहुपद थे, उसमें घात 2 थी। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उनको हम गुणनखंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 ठीक से देखा है, समझा है, तो आपको पता होगा। लेकिन जो हमारे पास त्रिघात बहुपद होते हैं, इन बहुपदों को हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से हल करते हैं। तो बेसिकली गुणनखंड प्रमेय से पहला गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखो, क्योंकि यह है त्रिघात बहुपद, 2 या 3 गुणनखंड इसके बनते हैं, तो इनमें से एक गुणनखंड तो हम ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से। उसके बाद हम फिर भाग देते हैं, और उसके बाद भाग देने के बाद हमारे पास एक द्विघात बहुपद बच जाता है, जिसका हम फिर आगे गुणनखंड करते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो ये 3 स्टेप हैं जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन एक और बात यहां पर समझो, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकते हैं। देखो, जहां तक गुणनखंड प्रमेय की बात है, ये तो सब में ही लगेगा, क्योंकि ये सभी त्रिघात बहुपद हैं, तो ये तो सब में लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं, ये क्वेश्चन सिंपल और डायरेक्ट तरीके से भी हल हो सकते हैं,
क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो फिर इतना लंबा नहीं करेंगे आप कि गुणनखंड प्रमेय लगाओ। लेकिन अगर 4 नंबर में आता है फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट 2 मेथड से हो सकता है, और बाकी ये और ये पार्ट तो गुणनखंड प्रमेय से तो करने ही, गुणनखंड प्रमेय से तो हम सारे करेंगे ही करेंगे, बट पहला और चौथा पार्ट में आपको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक एक करके इनको करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो पहला मेथड यहाँ पर ये है, ये सिंपल मेथड है, 3-4 स्टेप का है, और अगर आपके पास 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 ग्रुप यहाँ पर हम बनाते हैं जब इस तरह से होता है, और हम देखते हैं कि क्या कॉमन लेके बात बन सकती है। तो यस, बिल्कुल बात बन सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x³ और ये x² है, तो हम छोटी घात कॉमन लेते हैं। 3 घात में से 2 घात बाहर आ गया, 1 अंदर बचा -2, x² तो बाहर आ गया, ये बचेगा। अब ये माइनस है, तो हम अब दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ x बचा और प्लस में से माइनस कॉमन आ गया, माइनस बचा, ठीक है ना। x - 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया है दोनों से, है ना। और ये बचा x² - 1, x² यहाँ से -1 यहाँ से। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो एज इट इज़ उतार देंगे। ये जो है x² - 1, इसके और आगे गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 1 का होल स्क्वायर होता है, और अब ये फॉर्म बन चुकी है a² - b² की, यानी यहाँ पर ये जो 2 पद हैं दोनों स्क्वायर में है। तो जब भी इस तरह से होता है कि दोनों स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो, तो एक बार उन्हें प्लस कर दो और एक बार उन्हें माइनस कर दो। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, a² - b², इस तरह से जो था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर है। ये गुणनखंड इसके आ चुके हैं। और ध्यान रखना, अभी हमने इसको पहले मेथड से किया है, इसको हम अब दूसरे मेथड से करेंगे, यानी गुणनखंड प्रमेय से। ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर के आसपास आता है तो गुणनखंड प्रमेय से ही इसके गुणनखंड याद करना। ओके, तो अब यहाँ पे आप समझिए, पूरा डिटेल आप समझेंगे किस तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अब समझना शुरू करो। तो ये हमारे पास बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं px करके। तो हम लिखते हैं माना, क्योंकि क्वेश्चन में px नहीं लिखा है तो ये लिखना पड़ता है, और इस बहुपद को हमने px नाम दे दिया है। पहला स्टेप पहले ये होगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद यहां पर ये जो 2 है इसके क्या गुणनखंड होंगे, तो ये काम जो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये हमने रफ में करना है। 2 जो है रफ में, क्या आप लाइन खींच के वहीं बगल में कर देना ताकि दिखे भी कि हाँ इसने प्रॉपर तरीके से किया है स्टूडेंट ने। तो पर अलग से, ये फेयर का काम नहीं है, ये आप रफ में अलग से करना। तो जो लास्ट में हमारे पास अचर पद होता है उसको लिखो, और क्या क्या उसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड एक होता है और 2 भी होता है, यानी 1 से भी इसमें भाग जाता है और 2 से भी जाता है, साथ में प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने 1 रखना है पूरे में और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -1 रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 2 रखना है और देखना है, फिर -2 रखे, कभी ना कभी तो 0 आएगा। तो यही हमने करना है। पहले यहां पर 1 रखे। अब ध्यान रखना, ये रफ में सारा काम है, क्योंकि कभी कभार 0 नहीं आता है, तो वो सब फेयर में नहीं करेंगे। फेयर में हम तभी लिखेंगे जब हमें पक्का पता है कि ये 0 आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले 1 रख के देखो, ये 1 रखा, मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, ये भी 1 होता है, 2 × 2, और ये हो जाएगा -1 + 2, +2 -2 कैंसिल, और ये +1 -1 कैंसिल, और ये 0 आ चुका है। 1 रखने से 0 आ चुका है।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर x की जगह पे हमने 1 रखा, तो क्या होगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये हुआ 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 और ये हो चुका है 0। तो चूंकि P1 0 है, इसीलिए ध्यान रखना, अब एक को इस तरफ लेके जाओ, एक को इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा x माइनस 1। ध्यान रखना एक इधर गया तो x माइनस 1 हो जाएगा ना, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ये बात आप समझ गए। इस तरह से हम लिखेंगे कि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। और ये प्रॉपर अभी तक, और ये ध्यान रखना ये किस किस मेथड से है, ये गुणनखंड प्रमेय से है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुणनखंड प्रमेय से। तो क्या है कि इसका हमें एक गुणनखंड तो मिल चुका है, अब बाकी हमने निकालने हैं। तो बाकी निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये रफ काम था, इतने में निपट गया ये हटाओ। अब हमने क्या करना है कि इस बहुपद को, जो हमारा ये गुणनखंड निकला है, इससे भाग देना है। तो यहां पर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और हमने यहां पर ये भाग देना है किससे, x माइनस 1 से। ओके, तो यहां पे अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से भाग देना सिखाऊंगा। ये भी प्रॉपर एकदम अलग चीज़ है। अब आप सीखेंगे कि भाग कैसे देते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छी बात, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो इसको ठीक से समझें। तो भाग देने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला और ये पहला। ध्यान रखना ये पहला पद जो सबसे बड़ी घात है और ये पहला वाला पद। अब आप सोचो इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए, x में किस चीज़ का गुणा करें कि x क्यूब आ जाए। तो साफ सी बात है कि इसमें x स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा तभी आएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। क्यों? क्योंकि बाद में हमने इसका गुणा करके यहाँ पर लिखना होता है। खैर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल ये समझो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो जो ये लिखा है x क्यूब, इसको ऊपर लिखो, x को नीचे लिखो और अब काट के देखो तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे लिख दो। इतना समझ आ गया? ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगली प्रक्रिया देखो, इसका दोनों में गुणा करो। इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ध्यान रखना ये एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि यही सोच के तो हमने ये लिखा था। तो ये हो गया। लेकिन इसमें भी गुणा करेंगे और वो आगे लिखेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो -1 का इससे गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इनके चिन्ह बदलो, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा, तो ध्यान रखना पहला वाला हमेशा कट जाता है, हमेशा। अब -2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस, ध्यान रखना जब हम चिन्ह बदल जाते हैं तो भूल जाते हैं पुराने चिन्ह, नए चिन्ह देखो अब -2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 1, तो 1 लिखते नहीं हैं, ये हुआ और बाकी एज इट इज आ जाएगा। इतना ठीक है अभी तक? अब फिर सेम ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। इसमें हम गुणा करेंगे -x की, तभी तो ये आएगा। भाई -x स्क्वायर है, उसमें x से भाग दो, -x आ गया ना, तो यहाँ पर -x आएगा। ओके, अब इसका दोनों से गुणा करो, तो इससे गुणा करेंगे -x का तो -x स्क्वायर आएगा,
दिख ही रहा है, लेकिन इससे भी गुणा करेंगे हम फिर, तो ये माइनस माइनस का प्लस और ये x हो गया है। और अब क्या करेंगे हम, अब हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, और पहला वाला जैसे मैंने कहा हमेशा कट जाता है, बिल्कुल ये विपरीत चिन्ह हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो माइनस वन एक्स होता है -2x, और ये है +2। ठीक है यहाँ तक। अब फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो, ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए, तो -2x को अगर हम x से भाग दें तो -2 मिलेगा। वैसे भी आप देखो इसमें -2 का गुणा करके ये मिल जाएगा, है ना। अगर आप इसमें गुणा करें -2 की तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे -2 की, -2 का इसमें गुणा किया -2x, और इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस का +2, और अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ओके। और ये कट जाएगा हमेशा की तरह, और अब ये भी कट जाएंगे, +2 -2 ये कट गया, और ये तो ये लिखो या इस तरह से ये हो चुका है। इतना समझ आया आपको? तो अब देखो, अब आगे देखो आप, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इसीलिए जो x³ यानी जो हमारे पास क्या था, ये है ना, ये था ना, तो ये होगा ये गुणा ये, है ना, ये गुणा भाई, ये गुणा ये तो होता है जब आप 10 को भाग देते हो, मान लो कि 5 से भाग दिया, 5 दूने 10 होता है ना, तो ये गुणा ये तो होता है, तो यही ये गुणा ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है अभी तक। अब आगे समझिए आप, x-1, अब देखो ये है x², और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद है, तो इसके गुणनखंड होंगे मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई होप आपको ये तरीका आता होगा, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने मेरा देखा होगा ठीक से, तो फिर तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था ये वाला मेथड, ओके। इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको माइनस करके ये आए बीच, ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये है 2, 2 एकम 2, ध्यान रखना माइनस करके आना चाहिए क्योंकि ये चिन्ह है। तो ये होगा -2x + 1x -2, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर -2 + 1 होता है -1, ये सब हो चुका है, तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचा x -2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, अंदर बचा x -2, और जब ये एक जैसे आने लगते हैं तो यानी ठीक ठाक हो रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, x -2, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ से बचा x और यहाँ बचा +1, और यह आंसर है, ओके। तो आप देखेंगे पीछे जो हमने किया था पहले मेथड से, x -2 x +1 x -1, x -2 x +1 x -1 सेम आया है, और हमने दोनों मेथड से किया है। तो अगर आपके पास 4-5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस मेथड से करें, ओके, ऑलराइट। और अब करते हैं सेकंड पार्ट, और यहाँ पर फिर से जैसे आप देख सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है, यानी इसकी घात 3 है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय से। देखो स्टेप बाय स्टेप आप फिर से याद रखो स्टेप। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो यहाँ पर लास्ट में है ये अचर पद होता है, तो हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो 5 के गुणनखंड क्या, एक 1 है और एक 5 है, भाई 1 5 को भाग दे सकता है, 5 दे सकता है, तो यहाँ पर लिखो +-1 और +-5, ठीक है। अच्छा, और अब क्या करेंगे हम, इसमें पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे, और देखेंगे 0 कब आता है, तो 1 रखते हैं सबसे पहले। तो ये 1 का क्यूब 1, देखो ये रफ में काम है तो अलग से हम इसको करेंगे।
3 गुणा 1 ये हुआ 9 और ये 5, 0 आ रहा है? नहीं, 1 रखने से 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम रखेंगे -1। ओके, -1 यहाँ पे रखा तो -1 का क्यूब -1 आ गया, ये -3 है, ये +9 है, ये -5 है, ये 0 हो रहा है। बिल्कुल सही, 0 हो रहा है। ओके, आराम से, अगर जल्दी से नहीं, आप आराम से कर लेना। ये 0 हो रहा है, क्या रखने से 0 हुआ? -1 रखने से 0 हुआ। अब आप देखो तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इस बहुपद को हम px नाम दे देते हैं कि माना, और ये हो गया px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। और अब हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे -1 रखना है, ध्यान रखो। तो ये हुआ -1³ -1 का स्क्वायर, है ना। x की जगह पे -1 रखना है हमने, ध्यान से देखो। -1 का क्यूब होता है -1, यहाँ पे ये +1 है तो ये -3 हो गया, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया और ये -5 है, ये 9 है और ये माइनस माइनस का ये 9, और ये हो चुका है 0। 0 के क्या रखने से हुआ, -1 रखने से 0। बताओ, चूंकि माइनस ये p -1 0 है, अब ये इधर लेके जाओ, -1 इधर लेके जाओ, क्या होगा, x + 1। तो इसीलिए x + 1 इस दिए हुए बहुपद का, जिसको हमने px नाम दे रखा है, का एक गुणनखंड है। और ये किससे है, ये गुणनखंड प्रमेय से है, ध्यान रखना, गुणनखंड प्रमेय से। तो अगर आपने इस प्रश्नावली के शुरू वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा गुणनखंड प्रमेय से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे वही होता है कि अगर ये इस तरह से रख के 0 आ जाता है तो फिर ये इसका गुणनखंड होगा। खैर, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमने इसे, जो हमारे पास बहुपद है, इससे भाग देना है जो कि हमारा गुणनखंड निकला है इससे। तो यहां पे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और इसे हमने भाग देना है x + 1 से। ओके, समझ गए ना। पहला स्टेप क्या था कि गुणनखंड प्रमेय से एक गुणनखंड निकालना इस तरह से। दूसरा स्टेप क्या है, भाग देना। अब यहां पे हम भाग देते हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया वैसे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में, बट फिर भी देखो, ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए, या फिर अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसमें इसको भाग देके देखो। तो ये है x², तो ये हुआ x², ठीक है। तो x² से हाँ, लिख दिया ना हमने x²। अब इसको दोनों से गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x³ आएगा, और ये एक जैसे आएंगे हमेशा। अगर नहीं आ रहे तो यानी आपने कुछ गलत लिखा है ये। बाकी इसमें गुणा करके क्या मिलेगा, x² मिलेगा, उसको इसके नीचे लिख दो, प्लस x², चिन्ह का ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है अभी, ये है प्लस, हमने इसको बना देना है माइनस। ये भी है प्लस, ये भी बनेगा माइनस। अब यहां पर ये बिल्कुल एक जैसे हैं, पर एक प्लस एक माइनस में तो कट गया। यहां पे ये -3 और ये -1 क्या हुआ, -4, ठीक है ना। और बाकी इसको एज इट इज उतार दो, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ओके, और अब आगे वही प्रक्रिया कि ये देखो पहले और ये देखो पहले, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो इसमें हम करेंगे -4x की गुणा कि ये आ जाए, और ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो इसे लिखो ऐसे, अपॉन ये लिख दो x। तो क्या आएगा, ये -4x आएगा, क्योंकि 2x में से एक कटेगा, एक बच जाएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब इसका इसमें गुणा करो, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा, और ये हमेशा एक जैसा ही आएगा।
लेकिन साथ में इसमें भी गुणा करेंगे हम, तो ये -4x। ओके, अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, माइनस का हुआ प्लस, और ये विपरीत चिन्ह है तो ये कट गए, और यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस है तो -5x हो गया, है ना। -9 + 4 माइनस होगा, प्लस माइनस का हम घटाते हैं और बड़े का चिन्ह आता है, तो ये ओके। और फिर वही प्रक्रिया कि ये देखो और ये देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए, तो साफ दिख रहा है -5 का गुणा, तो ये आएगा -5। ठीक, अच्छा, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये है -5x, और इसमें गुणा करेंगे तो -5, चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, अब काटेंगे हम, -5x + 5x बिल्कुल विपरीत चिन्ह कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस का है, तो यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए अब चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब तो हमारे पास जो बहुपद था x³ - 3x² - 9x - 5, ये होगा ये गुणा ये x + 1 x² - 4x - 5। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम भाग देते हैं। अब तीसरा स्टेप है, उसमें हमने क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके, और वो कैसे होगा, तो अब देखो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हम मध्यपद विभाजन विधि यानी मिडिलम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, यानी पता है ना कैसे करते हैं इन्हें, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटा के 4 आए, तो 5 × 5, तो 5 और 1, तो यहां पर होगा -5x + 1x। 1 लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट कोई बात नहीं, ये हो चुका है, तो ये हो गया। और अब यहाँ पे ये वही ग्रुप बनाएंगे हम जैसा करते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर ये बचेगा, यहाँ 1 कॉमन है, अंदर बचा x - 5, और x - 5 दोनों से हमने कॉमन ले लिया है, x यहाँ बचा, +1 यहाँ से बचा, और ये आंसर हमारा आ चुका है। आप चाहो तो इसको ऑर्डर चेंज कर दो, x + 1 ये है, ये भी x + 1 है, इनको एक साथ लिखो, और x - 5 को ये कर दो, है ना। ऐसा भी छोड़ सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा तरीका है लिखने का, और ये हमारा आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे पास अचर पद होता है उसके गुणनखंड करने हैं। तो मतलब कौन कौन से गुणनखंड हैं ये हम देखते हैं। तो 20 है, 20 के गुणनखंड होते हैं। देखो क्या क्या 20 को भाग दे सकता है, एक दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, नहीं 3 नहीं 4 दे सकता है, फिर 5 है, फिर 10 है, और फिर अपने आप 20 है। ये सभी इसको भाग दे सकते हैं। प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि +1 और -1 दोनों से ट्राई करते हैं, +2 -2 दोनों से। और यहां पर हमने देखना है कि कौन, मतलब इनमें से ये रख के कब ये 0 होता है। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या ये 0 होगा? देखो ये 1 रखने से तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि सारे प्लस में हैं। तो ये 1 होगा, +13 होगा, +32 होगा, +20 होगा, तो 0 तो कभी नहीं होगा। माइनस वाला रख के देखते हैं, -1 रख के, -1 रख के ये होगा -1, फिर ये होगा 13, ये होगा -32, ये 20, प्लस प्लस के ये दोनों हैं 43, नहीं 33 सॉरी, माइनस माइनस के ये दोनों हैं 33 माइनस का, यस 0 आ रहा है। क्या रखने से 0 आ रहा है? -1 रखने से 0 आ रहा है, ये हम पहचान कर चुके हैं।
तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं p, इसको px लिख देते हैं। तो माना px क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x बराबर -1 रखने पर तो हम x की जगह पे -1 रखेंगे, तो -1 की घात 3 प्लस 13 -1 की घात 2 प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 ये हुआ +13 क्योंकि प्लस हो जाता है, -32 प्लस 20 प्लस प्लस का 43 माइनस माइनस का नहीं प्लस प्लस का 33 माइनस माइनस का 33 और ये हुआ 0। तो चूंकि p-1 0 है, इसीलिए अब देखो -1 को इस तरफ लेके आओ तो x+1 हो जाएगा वो। तो x+1 px का एक गुणनखंड है। और ये किससे है, ये है गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां पे गुणनखंड प्रमेय से ये है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर रफ में करना ज़रूरी है क्या ये सब, ये चेक करना। हाँ, क्योंकि आपने देखा ना कभी कभार 0 नहीं भी आता है, 1 रख के हमने देखा 0 नहीं आ रहा था। तो जब 0 नहीं आता है तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम तभी लिखते हैं जब 0 आ जाता है। तो 1 रखने से हमने पूरा चेक किया था, 0 नहीं आया, -1 रखने से 0 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जब 0 आएगा वही लिखना है, और इससे एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो पहला स्टेप गुणनखंड प्रमेय लगा के एक गुणनखंड ज्ञात करना हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, भाग देना। तो यहां पे x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x, यानी ये जो क्वेश्चन ही है, प्लस 20। इसको भाग देना है किससे, जो गुणनखंड हमारा आया है x+1। ओके, अब भाग देते हैं। तो पहले 2 पार्ट अगर आपने ठीक से देखे तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक आ चुका होगा कि भाग कैसे देते हैं। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से आप प्रॉपर तरीका देखो कि करते क्या है। ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो इसमें करेंगे x² का गुणा कि ये आ जाएगा, है ना। x में इसकी गुणा करके ये आ जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये लिखो बटे ये लिखो, क्या आएगा x²। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, हो गया पहला ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखते हैं उसके बाद इसका इसमें गुणा करो, प्लस लिखो, और फिर इसमें, ओके। और चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे एक जैसे हैं, कट गए। ये हमेशा एक जैसे आने भी चाहिए, ठीक है, नहीं आएंगे तो कुछ गड़बड़ है। और ये पहला वाला हमेशा कट जाता है। अब यहाँ पे प्लस का 13 माइनस का 1, क्या होगा, 13 में से 1 गया 12, ठीक, प्लस 32x प्लस 20, ये एज इट इज उतार देते हैं हम। फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो और ये पहला देखो, और इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 12x की गुणा करें इसमें तो ये आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिखो, फिर इस बटे ये लिखो x, तो ये आएगा 12 और x कटा, ये ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा,
ये लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये आएगा और ये आना भी चाहिए एक जैसा। अब इसमें गुणा करो तो ये आता है 12x। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस ये हुआ और ये हमेशा की तरह ये कट गया। एक जैसा आता है, एक प्लस का एक माइनस का है। ध्यान रखना चिन्ह बदलते हैं क्योंकि हम घटा रहे हैं यहाँ पे। और चिन्ह बदलने के बाद पुराने चिन्ह भूल जाओ, यानी ये भूल जाओ, ये तो है ही +32 और माइनस का 12, तो क्या होगा 32 में से 12 गया 20 प्लस, और ये एज इट इज़ उतार देंगे हम। फिर वही कि ये पहला और ये पहला, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए, तो साफ दिख रहा है कि इसमें 20 का गुणा करके ये आ जाएगा। तो ठीक है, 20 का इसमें गुणा किया ये आया, फिर प्लस 20 का इसमें गुणा किया 20 से कम 20। चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का माइनस ये हुआ और कट गया, है ना, प्लस माइनस में है, सेम चीज़ें हैं, कट गई। और ये भाग हम दे चुके हैं। ओके, ये यहाँ से मिटा दो ये सब। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये भाग दे दिया है और अब हम आगे इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन, इसका देखो एक तो गुणनखंड ये है x+1 और दूसरा x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, ये तो आएगा एज इट इज़, लेकिन अब इसके आगे गुणनखंड होंगे और गुणनखंड होंगे इसके, और ये क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसको हम करते हैं मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 20 है, इसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 12 आए। तो अगर आप 5 चौको 20 सोचें तो ये नहीं काम बनेगा, क्योंकि 5 और 4 तो 9 होता है, हमें 12 चाहिए। 10 गुणा 2, 10 दूने 20 होता है और 10 और 2 12, यस। तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, तो हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या करना है, वही ये ग्रुप बनेगा। तो ये ग्रुप बन गए हैं, पहले ग्रुप में x कॉमन है, अंदर यहाँ से x बचेगा और यहाँ से ये +10 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो ये x बचा और यहाँ पे 10, x+1 x+10 x+10, तो दोनों में है ना x+10। पहली बात तो ये कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हमने ये ठीक किया है। और फिर ये हम अलग से कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हो कि x+1 पहले, फिर x+2, मीन्स नंबर बड़ा करके पहले ये, फिर थोड़ा सा और बड़ा और बाद में और बड़ा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या पहले बड़ा फिर छोटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, परफेक्ट ये है मेरे हिसाब से, है ना। और ये हमारा आंसर है और ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरह से इसको करते हो। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास ये बहुपद है, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो एक तो इसका गुणनखंड प्रमेय से तो हो ही सकता है इसका, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके गुणनखंड 2 तरह से हो सकते हैं। तो पहले मैं इसका सिंपल तरीके से गुणनखंड करता हूं, उसके बाद मैं गुणनखंड प्रमेय से इसके गुणनखंड करूंगा। ओके, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाएं इनके, तो पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ y² कॉमन है इन दोनों में से। इसमें से y² बाहर आया तो 2y बचेगा
और यहाँ वाई स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर है माइनस, अब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, अंदर बचा यहाँ 2y। और देखो माइनस बाहर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये। और अब आपने देखा ये दोनों एक जैसे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो 2y प्लस 1 ये, और ये वाई स्क्वायर, यानी जो दोनों में है वो अलग ले लिया हमने, फिर ये बचा माइनस ये। ओके, और अब क्या करना है इसका, ये आगे इसका गुणनखंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक को एक स्क्वायर 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि दो स्क्वायर में हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार उनको प्लस करो और एक बार उन्हें माइनस करो, y प्लस 1 y माइनस 1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार उन्हें प्लस करो एक बार माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला और ये गुणनखंड आ चुका है। तो ये तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, एक नंबर में 2 नंबर में आए तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये 4 नंबर में पूछा जाए तो फिर आपको गुणनखंड प्रमेय से, जो प्रॉपर इसका तरीका है, उससे हल करना है। तो अब हम इसे हल करते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना, और वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये इसको, इस बहुपद को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसको हम नाम देते हैं p। ध्यान रखना पी वाई, पी एक्स मत लिख देना, क्योंकि ये जो बहुपद है ये y में है, तो इसको हमने p नाम दिया, पी वाई नाम दिया, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, रफ में जो ये लास्ट वाला है, तो ये एक है, जो अचर बहुपद, अचर पद है, ठीक है, तो एक है, इसके गुणनखंड है, तो एक का गुणनखंड तो एक ही होगा। तो यहां पे हम +1 और -1 करके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, इसमें रख के देखते हैं। देखो हमने क्या किया, जो लास्ट में है इसके गुणनखंड देखते हैं, तो लास्ट में तो एक ही है, एक का गुणनखंड, एक का जो फैक्टर है गुणनखंड एक ही होगा। तो फिर क्या करते हैं, प्लस और माइनस करके देखते हैं। तो हम एक लगा के देखेंगे, एक रख के देखेंगे, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। जीरो नहीं आएगा तो फिर -1 देखेंगे। चलो 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे y की जगह पर। ये हुआ 2, फिर हुआ +1, -2, -1, और ये 0 हो रहा है, यानी क्या रखने से 0 हुआ, हमने नहीं, ये नहीं, हमने तो ये रखा था, y बराबर 1 रखने से ये 0 आया है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, अब फेयर में काम होगा, एक बार 0 आ गया, अब काम फेयर में। क्या लिखेंगे हम कि y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे करके दिखाना है, ये तो रफ का काम है, ठीक है, रफ में एक एक करके चेक करते हैं और ये देखते हैं 0 कब आ रहा है। अब 0 तो पहले में ही आ गया तो अच्छी बात है। तो हमने क्या करना है, y की जगह पर 1 रखना है। 2 एकम 2 +1 -2 -1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस में एक जैसा हो तो कट जाता है, और ये 0 आ चुका है। तो चूंकि P1 ये 0 है, इसीलिए y -1, ध्यान रखना ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा तो y -1 हो जाएगा, इसीलिए y -1 py का एक गुणनखंड है। और ये गुणनखंड किससे है, गुणनखंड प्रमेय से। तो ये हो चुका है, ये गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड आ चुका है, अभी और आएगा। अब क्या करते हैं, अब जब जो गुणनखंड आ गया है उससे जो हमारा बहुपद है, यानी जो क्वेश्चन में दिया है, उसको भाग देते हैं। तो हमने क्या करना है, देखो 2y³ + y² - 2y -1, इसे भाग देंगे हम किससे, y -1 से, ठीक है ना। तो जो हमारा गुणनखंड आए उसे भाग देंगे। चलिए देते हैं। तो भाग कैसे देते हैं, हमेशा की तरह इसे देखो, ये जो पहला है, और इसे देखो,
इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए? तो साफ दिख रहा है कि अगर हम 2y² का गुणा करें इसमें तो ये आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ आता है तो अलग से करके देखो। ये लिखो बटे ये लिखो, क्या मिला? 2y² मिला। ठीक है, हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये हुआ ये, और ये एक जैसे आने ही चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ है। और फिर इसमें भी करना है -2y²। ठीक है, इनका चिन्ह बदलना है अब। तो ये प्लस है, ध्यान रखना चिन्ह कैसे बदलते हैं। ये प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चिन्ह है? ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इन चिन्हों से मतलब नहीं है हमें, केवल ये चेंज करते हैं। ठीक है, ये प्लस और माइनस आपको मिलेगा, एक प्लस एक माइनस हमेशा ऐसे मिलेगा, तो ये तो कट जाएंगे। पहला वाला हमेशा कट जाता है। ये +1 है और ये प्लस का 2 है। जब एक बार चिन्ह बदलते हैं तो पुराने चिन्ह भूल जाते हैं। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2 और 1 3 हो गया। और ये भी नीचे उतार देंगे हम 2y-1। ओके, अब फिर से वही प्रक्रिया कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम +3y का, है ना? नहीं तो आप अलग से करके देख लो। ये लिखो बटे ये लिखो y, आएगा 3y। चलो ठीक है, और ये लिखा हमने 3y, इसका इसमें गुणा करो तो ये आएगा बिल्कुल एक जैसा, जो कि आना भी चाहिए। और फिर इसमें गुणा करेंगे हम तो ये -3y, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ। और ये हमेशा की तरह कट जाएगा पहला वाला। अब देखो ये है -2 और ये है +3, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, हो गया। और ये बाकी एज इट इज़ उतार दो, है ना? फिर ये पहला और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें y में कि y आ जाए, तो ये तो बहुत सिंपल है। 1 की इसमें गुणा करेंगे ये आएगा, इसमें गुणा करेंगे ये ऐसा आएगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये आप देख सकते हैं कट गया है, यानी पूरा भाग हम दे चुके हैं। ओके, तो इसको इसके आगे हम क्या लिखेंगे? आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, या इसको तो खैर यहाँ से मिटाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में हमारे पास बहुपद था उसको हमने इससे भाग दिया, जो कि हमने गुणनखंड निकाला था गुणनखंड प्रमेय से, और ये आया। तो इसके बाद क्या लिखते हैं? बहुपद लिखो अपना 2y³ + y² - 2y-1 लिख दिया, बराबर ये गुणा ये, है ना? ये होता है ये गुणा ये, y-1 गुणा ये 2y² + 3y+1। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल होता है ना, ये हम लिखते हैं ये गुणा ये। तो अब आगे देखो, यहाँ पे हम इसका गुणा करते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैसे करते हैं? इसका और इसका पहले आपस में गुणा करो, 2 एकम 2, 2 आया। इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 याद रखना। ठीक है, 2 और 1 गुणा करके देखो, पहले इनका गुणा किया, 2 आया, 2 एकम 2। देखो जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो इसका और इसका गुणा करेंगे हम, तो ये आया 2, और 2 के गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 1 होगा, और ऐसे गुणनखंड जिसको जोड़ के 3 आए, तो 2 और 1 3 आ रहा है, तो परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये होगा 2y², इसको हमने विभाजित करना है यानी स्प्लिट करना है, तो 2y हुआ और 1y, है ना? 2 और 1 निकाला था ना हमने, ये हो गया +1। अब यहाँ पर ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, तो पहले ग्रुप में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और साथ में y भी कॉमन है, तो ये बचा y+1, समझे? और इन दोनों में 1 कॉमन है, अंदर बचेगा y+1। ठीक,
दोनों में क्या है, y+1 y+1, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। ये हुआ, जो एक जैसे हैं वो कॉमन ले लो, और यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 1, और ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।